मेरे सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ भीष्म साहनी जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है चीफ की दावत। दोस्तों, यह जो कहानी है वह बहुत ही प्रसिद्ध है और ये बीए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में साथ में एमए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में भी रखा गया है। साथ में यह यूजीसी नेट हिंदी के एग्ज़ाम के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए इस वीडियो को हम अच्छे से देखते हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों मैंने चीफ की दावत जो कहानी है इसका कथासार रखा है और कथासार के बाद मैंने इस कहानी का जो समीक्षा है, विश्लेषण है, उसको रखा है। तो कहानी तत्व की दृष्टि से मैंने चीफ की दावत की समीक्षा भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं चीफ की दावत के कथासार की तरफ। तो कथासार में हम देखते हैं कि एक पात्र है शामनाथ। शामनाथ एक दफ्तर में काम करते हैं। अपनी तरक्की के लिए चीफ को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वे उन्हें अपने घर पर दावत पर आमंत्रित करते हैं। तो शामनाथ एक पात्र है और वे काम करते हैं, नौकरी करते हैं और उसका एक चीफ है जिसको प्रसन्न करने के लिए वह उसे दावत पर आमंत्रित करता है। उनके चीफ एक अमेरिकन व्यक्ति है, अतः उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो शामनाथ है अपने घर का पूरा वातावरण उसी के अनुरूप करने के लिए शामनाथ और उनकी पत्नी जो है वो निरंतर लगे हुए रहते हैं। कहाँ, कब, कैसे, क्या रखा जाना है, क्या लगाना है, क्या सजाना है, इन सब की तैयारी में पूरा समय व्यतीत हो रहा था कि अचानक उन दोनों को माँ का ध्यान आया। माँ का ध्यान आते ही दोनों पात्र बेचैन हो उठते हैं। माँ बूढ़ी हो गई है, अतः चीफ के सम्मुख उनका पड़ना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इस तरह से शामनाथ और उनकी पत्नी दोनों सोचते हैं। कभी कोठरी में रखने का प्लान, कभी बरामदे में, तो कभी उनकी सहेली के पास भेजे जाने का जो प्रस्ताव है वह एक एक करके सामने आता है और एक एक को नकारा जाता है। अंततः निश्चय किया जाता है कि माँ बेटे की पसंद के कपड़े पहनकर जल्द ही खाना खाकर अपनी कोठरी में चली जाए और साथ ही ध्यान रखे कि वे सोए नहीं, क्योंकि उनकी खर्राटे लेने की आदत है। तो इस तरह से वे निर्णय लेते हैं और डरी सहमी सी जो माँ है वह बेटे की हर बात को सिर झुकाकर स्वीकार करती है। और जो माँ है वह गांव में रहने वाली एक अनपढ़ औरत है जो प्रत्येक स्थिति में बेटे का भला चाहती है। शर्मीली, लजीली, धार्मिक विचारों वाली माँ को कुर्सी पर ढंग से बैठने का तरीका भी सिखाया जाता है, क्योंकि अगर कहीं गलती से साहब का माँ से सामना हो जाएगा तो शामनाथ को शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए माँ को हर चीज़ सिखाया जाता है। अब जो साहब हैं अर्थात चीफ हैं और उसके सभी साथी लगभग 8 बजे तक शामनाथ के घर पहुंच गए। विस्की का दौर चलने लगा। दफ्तर में रौब रखने वाले साहब यहाँ पूरी तरह से मुक्त व्यवहार कर रहे थे। पीना पिलाना समाप्त होने पर सभी खाना खाने के लिए बैठक से बाहर जा रहे थे कि अचानक सामने कुर्सी पर बैठी सोती हुई माँ सामने पड़ जाती है। माँ पर बेटे को बहुत क्रोध आता है, पर मेहमानों के सामने वह कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। शामनाथ साहब के लिए परेशान थे कि उसका क्या रिएक्शन होगा, पर साहब तो अलग ही प्रकृति के व्यक्ति निकले। उन्होंने माँ से हाथ मिलाया, गाना सुना। विदेशी साहब के इस उन्मुक्त व्यवहार के कारण जो देसी साहब है अर्थात शामनाथ है उसने भी माँ को उसी दृष्टि से देखने लगे, पर माँ लज्जा के कारण अपने में सिमटती जा रही थी। साहब के कहने पर उन्होंने एक फुलकारी भी लाकर दिखाई। माँ के इस कार्य से प्रसन्न साहब चाहते हैं कि माँ उनके लिए एक नई फुलकारी बना दे,
हिचकिचाते हुए माँ उनके इस अनुरोध को स्वीकार करती है। क्योंकि बेटे की तरक्की का प्रश्न है, इसलिए आँखों की रोशनी कम होने पर भी इसके लिए प्रयत्नशील होने का अर्थात फुलकारी बनाने का वायदा करती है। वे तो सब कुछ छोड़कर हरिद्वार जाना चाहती थी, पर इस परिस्थिति में उन्हें अपना इरादा बदलना पड़ जाता है। इसके बाद श्यामनाथ निश्चिंत होकर पत्नी के साथ अपने कमरे में चले गए और माँ भी चुपचाप अपनी कोठरी में लौट गई। तो दोस्तों, इस तरह से चीफ की दावत कहानी का यह कथा सार है। अब हम कहानी के विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं, जिनमें यह जो कथानक है इसकी समीक्षा हम पहले करते हैं। तो कथानक समीक्षा में हम देखते हैं कि चीफ की दावत कहानी का कथानक सुसंगठित और सुव्यवस्थित है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, इसका कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। साहब के आने के लिए दावत का माहौल सजाया जाता है। साहब आते हैं, साहब खाना खाते हैं, महफिल जमती है, फिर उसके बाद श्यामनाथ की माँ से मिलते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो यह जो कथानक बहुत ही संक्षिप्त है। बेटे के साहब के घर डिनर पर आने वाले हैं और घर की व्यवस्था करते हुए अचानक बेकार सी पड़ी हुई माँ की व्यवस्था में दोनों पति पत्नी चिंतित हो जाते हैं। माँ चीफ के सामने न पड़े इसकी पूरी व्यवस्था करने के बाद भी वह अचानक दृष्टि में आ जाती है। अचानक परिस्थिति बदल जाती है। जो माँ व्यर्थ सी थी, है ना, वह काम की वस्तु अब बन जाती है और साहब की प्रसन्नता का कारण भी बन जाती है। तो लेखक ने इस कथा सार की प्रस्तुति अत्यंत ही आकर्षक ढंग से की है और कहानी का जो प्रारंभ भी होता है वह भी जिज्ञासावर्धक है। किस तरह से है, देखिए। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। आखिर 5 बजते बजते तैयारियां मुकम्मल होने लगी। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। उसका क्या होगा? तो इस तरह से यहाँ पे जो सेंटेंस है वे बनाए हैं भीष्म साहनी जी। तो इस सेंटेंस को पढ़कर जानने की इच्छा, उत्सुकता हमारे अंदर आ जाती है। तो कथानक की दृष्टि से यह जो कहानी है प्रेमचंद परंपरा की कहानी का विकास हम कह सकते हैं। दोस्तों, प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी कहानीकारों में भीष्म साहनी जी का नाम आता है। तो ये जो कहानी लिखते हैं प्रेमचंद की परंपरा की कहानी लिखते हैं और प्रेमचंद परंपरा के बाद की कहानी जो होती है इसमें क्रमशः कथा का ह्रास होता चला गया और धीरे धीरे जो कहानी है प्रायः अनुभूति का अभिव्यक्तिकरण बन गई। इसमें अनुभूति पक्ष ज़्यादा शामिल हो गया। तो चीफ की दावत जो कहानी है इसमें भी एक छोटी सी ही घटना है। गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि घटना का विकास क्रम अत्यंत ही स्वाभाविक है और कहीं से भी जो घटना है वह लादा नहीं गया है। बहुत ही स्वाभाविकता से घटनाएं घटी है, इस तरह प्रतीत होता है। चीफ का माँ को देखने लज्जा को नहीं गौरव का विषय बन गया और यहीं से घटना अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। पर कहानी अभी और भी बाकी रहती है। दावत के बाद श्यामनाथ का माँ के पास आना कथानक की दूसरी विशेषता है। पहली विडंबना है माँ का फालतू सामान होना। दूसरी विडंबना है पुत्र की दावत से भी अधिक महत्वपूर्ण माँ का हो जाना। और तीसरी है पुत्र की उन्नति के लिए जो माँ है वह हरिद्वार जाने की इच्छा कर रही थी, उस इच्छा का बलि देकर फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाना। तो इस तरह से यहाँ पे हम विडंबनाओं को देखते हैं इस कहानी में। जो माँ आत्मग्लानिवश अपने कमरे में फूट फूट कर रोती है, वहीं पुत्र की तरक्की की बात सुनकर खिल उठती है। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनकी झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आँखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। अब माँ को कैसे छिपाया या हटाया जाए, दोनों पति पत्नी ने अनेक उपाय सोचे
और ये जो उपाय सोचे यही घटनाक्रम के विकास की प्रक्रिया है। तो कथानक का जो विकास होता है इसी से होता है। और कभी उन्हें सहेली के यहाँ छोड़ने का विचार बनता है, तो कभी शाम से ही उन्हें उनकी कोठरी में रहने का सुझाव दिया जाता है। और कहानी की जो चरम सीमा है वह स्थल है जहाँ पर माँ जो है वह अचानक साहब के सामने पड़ जाती है। जिस बात से श्यामनाथ प्रारंभ से ही डर रहे थे वही बात अचानक उसके सामने आ जाती है, यही इसकी चरम सीमा है। कुर्सी की सीट पर पांव रखे, इधर उधर झूलते सिर और मुख से निरंतर निकलते हुए खर्राटे, यह विकट परिस्थिति है। अब क्या होगा? अब इसी विकटता में से सरलता झांकती है और साहब माँ के साथ हाथ मिलाते हैं, बातें करते हैं और माँ की हर मुद्रा उनके लिए आकर्षण और फिर फुलकारी, यह तो साहब को बनाकर देनी ही होगी। इस तरह से व्यर्थ सी जो माँ है वह अचानक महत्वपूर्ण हो जाती है। अंत में बेटा माँ को उसकी ममता की दुहाई देकर उसे वहीं रहने और साहब के लिए फुलकारी बनाने के लिए विवश करता है, और यही जो है वह कहानी का अंत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चीफ की दावत कहानी में घटनाएं अधिक नहीं हैं। दावत की तैयारी, साहब तथा अन्य सहकर्मियों का आना, हंसी मजाक, माँ का सामना करना, साहब तथा अन्य लोगों का माँ में रुचि लेना और अंत में तरक्की का कारण दावत नहीं बल्कि माँ का होना और निश्चिंत होकर श्यामनाथ का माँ को कोठरी में भेजकर स्वयं भी चले जाना, सभी घटनाएं पूर्वापर संबंधित है और सभी में अनेक कार्य कारण संबंध है। तो इस तरह से इसमें जो कथानक है उसमें सर्वत्र मौलिकता, रोचकता और स्वाभाविकता विद्यमान है। घटनाक्रम सहज ढंग से आगे बढ़ता है। माँ के सामने पढ़ने से एक कहानी में नया मोड़ आया, कहानी को आकर्षक बनाता ही है। समसामयिक संबंधों को सहज व्याख्या भी यह प्रस्तुत करता है। लेखक ने कथानक में व्यर्थ के प्रसंग लाने का प्रयास ही नहीं किया है। कथानक के विकास में भीष्म साहनी जी की स्पष्टता और घटनाओं की प्रधानता है। यथार्थ की पृष्ठभूमि पर चित्रित कथानक सामाजिक संवेदना से ओतप्रोत दिखाई हमें देती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने चीफ की दावत कथा की समीक्षा की। अब हम इसके जो पात्र हैं और उसके जो चरित्र चित्रण हैं उस पर हम देखते हैं। तो भीष्म साहनी जी की जो कहानियां हैं प्रायः मध्यम वर्गीय पात्रों के लिए हुआ है, अर्थात जितने भी ये पात्र लेते हैं अपनी कहानी में मध्यम वर्गीय पात्र ज़्यादा लेते हैं। और प्रस्तुत कहानी चीफ की दावत के प्रमुख पात्र भी इसी मध्यम वर्ग से संबंधित है। इसमें श्यामनाथ है, उनकी पत्नी है और श्यामनाथ की माँ है। तो यहाँ पे श्यामनाथ के व्यक्तित्व को देखें तो श्यामनाथ एक ऐसा पात्र है जो सामाजिक तथा आर्थिक विडंबनाओं से जूझ रहा है। वे स्वयं को आर्थिक दृष्टि से सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। चीफ को दावत पर बुलाना, उसे उत्कृष्ट कोटि का भोजन खिलाकर प्रमोशन के लिए अवसर पाने की इच्छा उसके चरित्र के लालचीपन का संकेत कराती है। अपने इसी लौकिक उन्नति की इच्छा की पूर्ति के लिए वह हर बाधा को किसी भी कीमत पर दूर करने के लिए तैयार है। घर के फालतू सामान सी माँ को कैसे दृष्टि से ओझल किया जाए, इसकी हर संभावना उसके मन में कौंधती रहती है। सहेली के घर भेजा जाए, दरवाज़ा बंद करके उस पर ताला लगा दिया जाए या फिर कुछ और किया जाए, यह प्रश्न निरंतर उसे अर्थात श्यामनाथ को उद्वेलित करता है। अंततः श्यामनाथ निर्णय लेता है कि हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तक तुम बरामदे में बैठना, फिर हम जब यहाँ आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। ऐसा श्यामनाथ अपनी माँ से कहता है और जब यही माँ चीफ के आकर्षण के कारण बन जाती है तो वह उसे गाना गाने और फुलकारी बनाकर देने के लिए विवश कर देता है, अर्थात श्यामनाथ अपनी माँ को विवश कर देता है। माँ जो है कमज़ोर दृष्टि होने पर भी माँ की कमज़ोर दृष्टि होने पर भी वह माँ की ओर से साहब से वायदा करता है
और बोलता है वो ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। तो इस रूप में जो श्यामनाथ है वह आज के समय के उस वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है जो अपने स्वार्थ में पूरी तरह अंधा हो चुका है। इस तरह से हमने श्यामनाथ के चरित्र चित्रण को देखा। अब हम देखते हैं श्यामनाथ की पत्नी का चरित्र चित्रण। श्यामनाथ की जो पत्नी है, इसके चरित्र चित्रण को लेखक ने अधिक रुचि नहीं दिखाई है। वे एक सहायक पात्र के रूप में चित्रित है और घर की सजावट में पति की सहायता करना, आमंत्रित मेहमानों की देखभाल करना ही मानो श्यामनाथ की पत्नी का कर्तव्य है। वो किसी भी रूप में माँ बेटे के बीच में नहीं आती और पति के प्रत्येक कार्य में मानो उसके सदैव ही अमुक स्वीकृति रहती है। इस तरह से इसमें बताया गया है। इसके बाद हम आते हैं केंद्रीय पात्र, कहानी की जो केंद्रीय पात्र माँ है इसके ऊपर आते हैं। तो प्रस्तुत कहानी का जो केंद्रीय पात्र है वो माँ है, श्यामनाथ की माँ, और वह एक लज्जाशील और अनपढ़ गांव की सीधी सादी भोली भाली एक स्त्री है जो सदैव कर्तव्यों के प्रति सजग रही है। अपने अधिकारों को जिसने कभी भी जानने की चेष्टा नहीं की है वह ममता की साक्षात मूर्ति है। जीवन भर उसने सदैव अपने बेटे श्यामनाथ के बारे में ही सोचा है और उसके लिए अपना हर पल समर्पित किया है। बेटी की पढ़ाई के लिए उसने अपने गहने को भी बेच दिया था, पर इसके इस त्याग के बदले में मिली एक कोठरी और जिसमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पड़ता है। वह दिन रात उस कोठरी में बैठी माला जपती है और कभी दिल भर आता है तो आंसू बहा लेती है। जीवन में अच्छा खाने पहनने की इच्छा किसे नहीं होती। माँ की ये जो सभी इच्छाएं हैं वे बेटे के सुख के मार्ग में शहीद हो गई। माँ कहती है, मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। और यह जो संवाद है माँ के मन की कसक उसकी अर्पित आकांक्षाओं का प्रतीक है। वह त्याग की एक ऐसी मूर्ति है जो मौन रहकर सबको सह रही है। तो इस प्रकार श्यामनाथ की जो माँ है इसका हमने चरित्र चित्रण देखा। श्यामनाथ की जो यही माँ है वह आज उसके लिए अड़चन बन जाती है। श्यामनाथ को भय होता है कि माँ के कारण कहीं पार्टी का मज़ा किरकिरा न हो जाए, इसलिए उसके मुंह से निकलता है कि यह माँ का झमेला ही रहेगा। अपने प्रति बेटे के इस व्यवहार से माँ अनजान नहीं है, यह तो उसे प्रायः सुनना और सहन करना ही पड़ता है। मन ही मन वे भले ही स्वयं को अपमानित अनुभव करे, पर सामने माँ कुछ नहीं कहती। उसने इसे ही अपना भाग्य मानकर उसके आगे सिर झुका दिया है। और माँ जो है एक आज्ञाकारी है। एक आज्ञाकारी माँ की भांति वे अपने बेटे के कहने से कपड़े बदल कर आती है, सलवार सूट पहनती है, कुर्सी पर बैठने के ढंग को सीखने का प्रयास करती है, और यहाँ तक कि उसने यह भी कहा जाता है कि जल्दी ना सोए, क्योंकि सोते हुए माँ को खर्राटे लेने की आदत है। उसे यह भी हिदायत दी जाती है कि अगर कहीं साहब उनके पास आ निकले तो बात का ढंग से उत्तर देने की कोशिश करे। तो इस तरह से साहब के आने पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि माँ सामने न पड़े, पर संयोगवश साहब का माँ से सामना हो जाता है। श्यामनाथ के क्रोध को देखकर लाचार बूढ़ी माँ और भी डर जाती है। सफ़ेद कपड़ों में लिपटी माँ का छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें लिए बेटे की हिदायतों पर मुख स्वीकृति दी है। जीवन के बचे हुए दिन जैसे तैसे काट रहा है, पर साहब का सामना होते ही परिस्थितियाँ एक नया मोड़ ले लेती है। साहब की फुलकारी में रुचि देखकर श्यामनाथ की माँ पर गर्व हो जाता है और वह बिना पूछे ही माँ की ओर से सबसे वायदा भी कर लेता है। तो इस तरह से माँ जो अब तक बेकार चीज़ थी वह मूल्यवान वस्तु बन जाती है। श्यामनाथ बोलता है, माँ तुमने तो आज रंग हिला दिया, साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। पर माँ अभी तक इस बदले हुए रंग के मूल्य को पहचान नहीं पाई थी, इसलिए वह यहाँ सबसे दूर अलग हरिद्वार जाने की बात करती है। तो श्यामनाथ फिर से भड़क जाता है।
वह कहता है कि तुम मुझे धोखा देके यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी, भला माँ ऐसा कब चाहती है। उसके कारण बेटे की तरक्की हो तो उसका तो जीवन ही सफल हो जाए। अतः वह कहती है, मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। तो इस तरह से जो उसका बेटा है वह ममता के रंग को खूब पहचानता है। उसका बेटा श्यामनाथ जानता है कि अब माँ जैसे तैसे उसका कार्य अवश्य करेगी। इस रूप में जहाँ माँ की पवित्र ममता की झलक है, वहाँ आज के इस स्वार्थी वर्ग का अमानवीय सीमित दृष्टिकोण भी दिखाई देता है। अन्य पात्रों में हम बात करें तो जो साहब है अर्थात चीफ है, इसका चरित्र भी आकर्षक बन पड़ा है। वह एक विदेशी पात्र है, लेकिन आदर्श व्यवहार उसके चरित्र का महत्वपूर्ण अंग है। वह जब इसी बूढ़ी स्त्री के दयनीय रूप को देखता है तो अन्य आगंतुकों की भांति उसकी हंसी नहीं उड़ाता, बल्कि उससे हाथ मिलाता है और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है। माँ जब बायां हाथ आगे करती है तो वह मुक्त हृदय से दाएं अब उस हाथ को मिलाकर उनका स्वागत करता है। उनका गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण गीत है और नृत्य को पसंद करना निश्चित ही प्रशंसनीय है। तो जो चीफ है वह उन विदेशी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो भारत की संस्कृति से अत्यंत प्रभावित है और प्रत्येक दृष्टि में उसे स्वीकारने के लिए उन्मुक्त है। साहब के अनुरोध पर बूढ़ी माँ जैसे तैसे गीत की 2-3 पंक्तियाँ ही सुना पाती है और साहब इसी से अत्यधिक प्रसन्न होकर तालियां बजाते हैं और इसी कारण श्यामनाथ की खीज प्रसन्नता और गर्व में परिवर्तित हो जाती है। गांव की दस्तकारी के बारे में वे जानते हैं और माँ से फुलकारी बना देने का आग्रह करते हैं। माँ के द्वारा बनाई गई पुरानी फटी जगह जगह से धागे निकली फुलकारी देखकर वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साहब के चरित्र के इस थोड़े से अंश से साहब की उदारता और उसकी मानवीय भावनाओं का स्पष्ट संकेत मिलता है। और ये जो भावनाएं हैं जिसका श्यामनाथ जैसे पात्रों में नितांत अभाव हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने कहानी के तत्व की दृष्टि से कथानक की समीक्षा कर ली और पात्र और चरित्र चित्रण को देख लिया। अन्य तत्वों को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप देखते रहिए मेरा वीडियो लेक्चर। मेरे वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।